हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन नंबर 10 अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लीगल प्रोविज़न क्या है, वैधानिक प्रावधान, इसके बारे में बताऊंगी। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अनुबंध की परिभाषा पिछले अध्याय में हमने पढ़ ली। अब मैं आज के प्रावधान बताऊंगी कि कौन कौन से प्रावधान हैं इनके। सबसे पहला आता है प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। प्रस्ताव शब्द का अर्थ आपको पिछले अध्याय में बता दिया कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा प्रकट करना क्या कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है। अब इसके संबंधी नियम कौन कौन से हैं, ये प्रावधान कौन कौन से, लीगल प्रोविजन यानी कौन कौन से। पहला पॉइंट है प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, है ना, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। दूसरा है प्रस्ताव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है ना। तीसरा है स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। स्पष्ट का मतलब जो साफ हो यानी क्लियर हो, गर्भित जो आचरण द्वारा हो, है ना, दोनों तरीके से हो सकता है। विशिष्ट या साधारण हो सकता है। चौथा पॉइंट है प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, यानी लीगल जो है संबंध स्थापित करने के लिए ही किया जाता है। और पांचवा है प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए, जो भी शर्तें हैं निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना अगर कोई व्यक्ति उसकी स्वीकृति देता है तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है, जिसको हम प्रस्ताव रख रहे हैं ना, उसकी जानकारी में आ जाना चाहिए, है ना। अगर बिना जानकारी कोई व्यक्ति प्रस्ताव को जानता ही नहीं है और ऐसे ही स्वीकृति दे देता है तो वो प्रस्ताव नहीं होगा ना, वो स्वीकृति भी नहीं होगी, ठीक है। प्रस्ताव लिखित, मौखिक, सांकेतिक, आमने सामने, टेलीफोन पर, रेडियो, टीवी द्वारा, समाचार पत्र से, हैंडबिल से हो सकता है, यहाँ तक कि पशु पक्षी के माध्यम से भी किया जा सकता है। परंतु न्यायालय टेप किए हुए प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं मानते। टेप जो करते हैं ना, उसको रिकॉर्डेड, उसको नहीं मानते। प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे दूसरा पक्षकार प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाए, है ना। ऐसी कोई शर्त या बात नहीं होनी चाहिए कि दूसरा पक्षकार उसको उत्तर देने के लिए क्या हो, बाध्य हो जाए, है ना, बाध्य नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, अतः नीलामी का प्रस्ताव करने की इच्छा है। नीलामी होती है ना वस्तुओं की, वो प्रस्ताव करने की इच्छा है, उसको प्रस्ताव नहीं मानते, है ना। इसी तरह प्रस्ताव का निमंत्रण में भी प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। अगर प्रस्ताव का निमंत्रण दिया जाता है तो भी उसे भी प्रस्ताव नहीं मानते। जैसे सूची पत्र है, मूल्य पर्ची है, होटल का मेन्यू कार्ड है, पूछताछ का उत्तर है, कंपनी का क्रय विवरण है, रेलवे का टाइम टेबल, बीमा का विज्ञापन, रिक्त पदों के लिए आवेदन की सूचना आदि प्रस्ताव के निमंत्रण के उदाहरण हैं। ये प्रस्ताव नहीं है, यानी कि प्रस्ताव के निमंत्रण कहलाते हैं, ये प्रस्ताव नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रस्ताव संबंधी जो लीगल प्रोविज़न है उसके बारे में आपको पॉइंट्स बताए गए, समझ में आए होंगे। आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट है स्वीकृति के संबंध में कौन से लीगल प्रोविज़न है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति जो भी है, जो प्रस्ताव किया गया उसकी स्वीकृति जो होती है पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब ऐसा आधी अधूरी नहीं, है ना, किसी बात को माने किसी को नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्त रहित मतलब कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि मैं आपकी बात को जब स्वीकार करता हूँ कि ये शर्त मानो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति की कोई विधि निश्चित कर दी है तो प्रस्ताव की स्वीकृति उसी विधि से दी जानी चाहिए, यानी जो भी विधि बता दी गई है प्रस्तावक ने तो उसी विधि से स्वीकृति होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव में स्वीकृति की किसी निश्चित विधि का उल्लेख नहीं किया जाता है तो स्वीकृति किसी उचित एवं प्रचलित विधि से की जानी चाहिए, यानी कोई भी विधि हो सकती है प्रचलित। अगर कोई विधि स्पष्ट नहीं बताई गई है तो किसी भी विधि से स्वीकृति जो प्रचलित हो ना, उसी से स्वीकृति की जानी चाहिए। तीसरा, स्वीकृति स्पष्ट उच्चारण करके या लिखित रूप में दी जा सकती है या आचरण द्वारा भी हो सकती है। उच्चारण मौखिक, है ना, और या लिखित में हो सकती है, या आचरण का मतलब आता है ना जो व्यवहार से, है ना, स्पष्ट हो, है ना, वो उससे संबंधित हो सकता है, ठीक है। और निर्धारित
स्वीकृति एक निश्चित समय में दी जानी चाहिए। निर्धारित समय बीतने के बाद दी गई स्वीकृति का अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। यानी जो भी समय निर्धारित है उसी समय में स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास सामने प्रस्ताव आ गया, आप कुछ दिन तक उस पर विचार ही नहीं करो, स्वीकृति नहीं दो, बाद में जब आपको लगता है कि देनी चाहिए तो उस ऐसा नहीं होता। समय जो सीमा होती है ना, उसी में स्वीकृति दी जानी चाहिए। बाद में दी गई स्वीकृति का कोई मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को जाने बिना स्वीकृति दे देता है तो स्वीकृति का कोई महत्व नहीं रहता। लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना प्रस्ताव की जानकारी की स्वीकृति देना व्यर्थ है। यानी कि आपको प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, आप ऐसे ही कह दिए हाँ स्वीकृति है, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे इसमें एक उदाहरण बताया है, लालचंद ये जो है ना लालमन और ये शुक्ला बनाम गौरीदत्त का कोई केस होगा, उसमें जो है ये निर्णय दिया गया कि भाई बिना प्रस्ताव को जानकारी के कोई स्वीकृति देता तो वो मान्य नहीं होती है। ठीक है, बिना उसके बाद है स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया। ठीक है ना, जिसके सामने प्रस्ताव रखा उसी के द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति देता है तो ये वैध स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है ना, स्वीकृति वैध नहीं होती है। ठीक है, यदि सामान्य प्रस्ताव है तो दुनिया का कोई व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करते हुए स्वीकृति दे सकता है। यानी कहने का मतलब है जनरल अगर है प्रस्ताव तो कोई बात नहीं, कोई भी दे सकता है ना, लेकिन उसकी जो भी शर्त है उसका पालन करते हुए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर कोई प्रस्ताव रखा गया तो वो उसी को स्वीकृति देनी पड़ती है। उसके बाद यदि प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति की विधि तय की जा सकती है, प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति की विधि तय की जा सकती है किंतु मौन रहने को स्वीकृति नहीं माना जा सकता है। यानी कि जो भी विधि है उससे स्वीकृति देनी होगी, अगर मौन रहना स्वीकृति नहीं माना। और लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मौन रहना भी स्वीकृति माना जा सकता है ना, स्वीकृति का लक्षण माना जा सकता है और वैधानिक दायित्व भी उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान कोई ऐसा उदाहरण है, किसी के सामने आपने कोई बात कही, प्रस्ताव रखा है ना सबके सामने, लेकिन किसी ने जवाब कई बार नहीं दिया, हाँ ना ऐसा कुछ बोल के स्पष्ट नहीं दिया, मौन है, तो कई बार उसको स्वीकृति भी मान लेते हैं ना, कंडीशन पर डिपेंड करता है। स्वीकृति का संवहन उचित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिस स्वीकृति के स्वयं का अधिकार हो। यानी स्वीकृति जो भी व्यक्ति जिसके लिए जिम्मेदार है उसी के द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। अनाधिकृत व्यक्ति से प्राप्त स्वीकृति की सूचना प्रभावहीन हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत जिसका संबंध नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर स्वीकृति देता है तो इसकी सूचना को प्रभावहीन माना जाता है। जब प्रस्ताव में स्वीकृति के संवहन के माध्यम का निर्धारण नहीं किया जाता है तो स्वीकृति उचित एवं प्रचलित ढंग से दी जानी चाहिए। अगर कोई भी विधि अगर नहीं बता रखी तो जो भी उचित और प्रचलित तरीका है उसी से दी जानी चाहिए। व्यवहार में डाकघर को उचित प्रचलित माध्यम माना जाता है। यदि स्वीकृति पत्र देरी से मिलता है तो प्रस्तावक उस स्वीकृति से बाध्य स्वीकर्ता ने पत्र पर पता सही उचित ढंग से लिखा। यानी कहने का मतलब कई बार क्या है कि स्वीकृति देरी से मिलती है, लेकिन स्वीकृति देरी से मिलने का कोई रीज़न हो जाता है कई बार, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि उस पर एड्रेस वगैरह सही ढंग से लिखा हुआ है। टेलीफोन पर अनुबंध उसी समय माना जाता है जबकि स्वीकृति प्रस्तावक के सुनाई दे जाए, है ना, टेलीफोन पर बातचीत जो होती है ना तो सुनाई दे जाए तभी स्वीकृति मानी जाएगी। तो ये थे आपके प्रस्ताव संबंधी जो लीगल प्रोविज़न है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता संबंधी जो नियम है। तो अनुबंध, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि अनुबंध करने की क्षमता से तात्पर्य पक्षकार के अनुबंध करने की वैधानिक क्षमता से है। अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है और स्वस्थ मस्तिष्क का है और किसी राजनियम के द्वारा उसे अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि ये आपको मैंने पिछले लेसन में बताया था कि अनुबंध करने की क्षमता यानी वैधानिक क्षमता से मतलब क्या होता है। एक तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहिए, वयस्क का मतलब 18 साल से ऊपर। ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब पागल नहीं होना चाहिए ना, मस्तिष्क का स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, और वो किसी राजनियम यानी कि किसी कानून के द्वारा उसको अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए, नहीं कर दिया गया हो, ये घोषित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है अनुबंध करने की क्षमता से माना जाएगा। ठीक है, अब इसके अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति भी और भी है, इससे संबंधित और भी प्रावधान है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।